बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मगर यूं लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो और मेरा इंतजार कर रहा हो। मिट्टी की सूंधी खुशबू, कच्ची दीवारें, तंग गलियां और नीम के दरख्त, सब कुछ वैसा ही था। बस फर्क ये था कि अब मैं लौट आया था और मेरी सांसें भारी थी। हर मोड़ पर कोई न कोई याद खड़ी थी, जैसे मुझे पहचान रही हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। दिल में अजीब सा खौफ और अपनायत इकट्ठी चल रही थी। 2 दिन पहले मैंने ये पुराना घर खरीदा था, वही घर जिससे मेरी जिंदगी जुड़ी थी, मगर जिसे छोड़कर जाना मेरी मजबूरी बन गया था। मैंने मजदूरों से सफाई करवाई, झाड़ू, पानी, चूना, सब कुछ, मगर सफाई सिर्फ दीवारों की हुई थी, यादों की नहीं। आज पहली बार अकेला इस घर में दाखिल हुआ था। लोहे का जंगालू दरवाजा धकेलते ही चरचराहट की आवाज गूंजी, जैसे घर ने लंबी सांस ली हो। सहन में कदम रखा तो दिल एकदम बैठ सा गया। न जाने क्यों यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रख दिया हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और ज़ेरे लब कहा, मैं वापस आ गया हूँ। दीवारों पर वक्त की गर्द जमी थी, दरारें गहरी हो चुकी थी, मगर फिर भी ये जगह अजनबी नहीं लगी। मैंने दाएं तरफ कमरे का दरवाजा खोला। लकड़ी कमजोर हो चुकी थी, मगर अंदर जाते ही बचपन की तस्वीरें आंखों में तैर गईं। वही कमरा जहां मैंने पहली बार ख्वाब देखे थे, जहां रातों को अम्मा के पास लेटकर कहानियां सुनता था। एक एक करके मैं कमरों में जाता रहा। हर कमरा कुछ कह रहा था, मगर जबान खामोश थी। कहीं हंसी की बाज़गश थी, कहीं चीखों का दबा हुआ साक्स। सहन के कोने में रखा पुराना मटका अब भी वही था, बस टूट चुका था। मैंने उसे छुआ तो हाथ मिट्टी से भर गया। दिल में ख्याल आया कि इंसान भी कुछ ऐसा ही है, वक्त के साथ टूट जाता है मगर अपनी जगह नहीं बदलता। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी की नज़र मुझ पर टिकी हो। मैं रुका, गर्दन घुमाकर देखा, कुछ ना था, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। खामोशी अब कानों में शोर बनकर गूंजने लगी। मैंने खुद को संभाला और ये कहा, ये सब वहम है, बस वहम। मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने अंदर के कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ कभी स्टोर होता था। वहाँ रोशनी कम थी, खिड़की आधी बंद थी और पर्दा हल्का सा हिल रहा था, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, कौन है? मेरी आवाज़ दीवारों से टकरा कर लौट आई, मगर किसी इंसान की नहीं लगी। मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो अचानक एक आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने जल्दी से सांस रोकी हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, दिल जोर से धड़का और मैं वहीं जम गया। मैंने दोबारा आवाज़ दी, कोई है तो सामने आओ, डरने की ज़रूरत नहीं। खामोशी ने फिर मेरा मजाक उड़ाया। मेरे जहन में 1000 ख्याल एक साथ टकरा गए। मैंने खुद से कहा कि शायद कोई जानवर होगा या हवा का झोंका, मगर अंदर कहीं कुछ और कह रहा था। मैंने एक कदम पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर हाथ रुक गया। न जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाज़ा बंद किया तो कुछ हमेशा के लिए छुप जाएगा। मैंने हिम्मत करके एक और कदम रखा। कमरे की टूटी अलमारी के पीछे हल्की सी हरकत हुई। मैंने दिल पर हाथ रखकर कहा, बस सामने आ जाओ, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी आवाज़ में यकीन कम और बेबसी ज़्यादा थी। चलने में ऐसे गुजरे जैसे बरस हो। फिर अचानक सब कुछ साकत हो गया। मैंने लंबी सांस ली, पसीना माथे पर आ गया था। मैंने खुद को कोसा कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूँ। उसी लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद इस घर ने मुझे कबूल कर लिया है, ये शायद आजमा रहा है। मैंने कमरे से निकलकर सहन में कदम रखा। शाम ढलने लगी थी और साए लंबे हो रहे थे। गांव की दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर उस घर के अंदर अब भी अजीब सी खामोशी थी। मैंने मोबाइल निकाला, मगर सिग्नल कमज़ोर था। मैंने खुद से कहा, आज की रात यहीं रहूँगा, जो भी है सामने आ ही जाएगा। मैंने सामान रखा, पानी पिया और दोबारा अंदर जाने का इरादा किया, मगर दिल की किसी कोने में मुझे एहसास होने लगा था कि ये वापसी सिर्फ घर तक महदूद नहीं है। ये वापसी किसी ऐसी हकीकत की तरफ थी जो बरसों से मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो आहट, वो खामोशी, वो नज़र, ये सब महज इत्तेफाक नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा, अंधेरा गहरा हो रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर कोई है तो अब छुपने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला नहीं आया, मैं अपने माजी के साथ आया हूँ। मैंने आखिरी कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से धकेला तो अंदर मौजूद अंधेरा जैसे सिमट कर एक कोने में जा छुपा। उसी लम्हे मुझे एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वो साया दीवार के साथ लगकर बैठ गया, जैसे खुद को छोटा कर लेना चाहता हो। मैंने एक कदम अंदर रखा तो देखा वहाँ एक लड़की छुपी बैठी थी। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, बाल बिखरे हुए और आंखें ऐसी जैसे बरसों से चैन की नींद न देखी हो। उसकी नजरें सीधी मुझ पर जमी थी, मगर उसमें सवाल नहीं था, सिर्फ खौफ था। मैंने खुद को काबू में रखा और नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो जरा सा पीछे सरकी, उसकी एड़ियां फर्श से टकराई और हल्की सी आवाज गूंजी। उसके जिस्म की कपकपाहट साफ नजर आ रही थी। मैंने हाथ ऊपर उठाकर कहा, मैं अकेला हूँ, कोई और नहीं है यहाँ। वो बोली नहीं,
बस सांस तेज हो गई, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। कमरे में बोसीदा लकड़ी और नमी की बू थी। मैंने नजर घुमाकर देखा, वहां कुछ पुराने बॉक्स, एक टूटा स्टूल और दीवारों पर कीलों के निशान थे। लगता था कि कोई यहाँ आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मजबूरी में छुपा हुआ है। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया तो उसने अचानक बाजू सीने पर लपेट लिए। उस लम्हे मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। वहां वाज़े निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। मैंने बेख्तियार कहा, ये निशान? वो फौरन सर झुका गई, जैसे दुनिया से नजरें चुरा रही हो। वो निशान अजनबी नहीं थे। वक्त पीछे की तरफ दौड़ गया। 8 साल पुरानी एक तस्वीर जहन में उभरी। वही खौफ, वही खामोशी, वही निशान। मेरा दिल भारी हो गया, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर निचोड़ दिया हो। मैंने आहिस्ता से उसका चेहरा देखा। गर्द और खौफ के नीचे वही पहचानी हुई लकीरें थी, आंखों की साख्त, माथे की खमीदगी, वही जो मैं कभी भूल नहीं सकता था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मरियम। ये नाम सुनते ही उसके कंधे हिलने लगे। उसने जैसे खुद को मजीद समेट लिया। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। कमरे में सिर्फ उसके सिसकने की आवाज रह गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। वक्त जैसे ठहर गया हो। मैं न आगे बढ़ सका न पीछे हट सका। मुझे वो दिन याद आया जब हमारा निकाह हुआ था। कोई खुशियों भरा हंगामा नहीं था, बस चंद लोग, चंद रस्में और बहुत सा दबाव। मरियम उस वक्त खामोश थी। उसकी खामोशी में रजामंदी कम और मजबूरी ज्यादा थी। उसके वालिद की आंखों में खौफ साफ नजर आता था। वो खौफ जो किसी बाप को उस वक्त होता है जब वो जानता हो कि सच बोलने की कीमत उसके बच्चों को अदा करनी पड़ सकती है। गांव में ये बात मशहूर थी कि मरियम के वालिद गलत लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मगर कोई खुलकर उनका साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने जल्दी में निकाह कर दिया, ये सोचकर कि शायद शोहर का नाम मरियम के लिए ढाल बन जाएगा। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बाज़ औक़ात ये किसी साजिश का पहला मोहरा भी बन जाती है। निकाह के बाद मरियम मेरे घर आई, मगर वो घर भी मुकम्मल नहीं था। मेरे अपने हालात ऐसे थे कि मैं मुस्तकिल रोजगार की तलाश में था और गांव में रोजी सिर्फ ताकतवरों के दरवाजों से मिलती थी। मरियम अक्सर कहती थी कि शहर चले जाओ, यहाँ रहकर इज्जत के सिवा कुछ नहीं बचेगा, और इज्जत भी यहाँ औरत से मांगी जाती है, मर्द से नहीं। चंद ही महीने गुजरे थे कि शहर से काम की पेशकश आई और उसी दौरान मरियम के वालिद ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि अभी यहाँ रुकना हम सब के लिए खतरनाक है। उनकी आवाज में बाप का हुक्म कम और मजबूर इंसान की दरखास्त ज्यादा थी। मैंने मरियम को वादा किया कि मैं जल्द वापस आऊंगा या उसे साथ ले जाऊंगा, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वादे हमेशा वक्त के हाथ में होते हैं, इंसान के नहीं। मेरे शहर जाने के बाद गांव में हालात तेजी से बदले। मरियम के खतूत आना कम हो गए और फिर बंद हो गए। मैंने कई बार फोन किया, कभी नंबर बंद, कभी कोई जवाब नहीं। एक दिन अचानक खबर मिली कि मरियम घर से गायब है। किसी ने कहा कि वो खुद भाग गई, किसी ने कहा किसी के साथ चली गई, किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों गई या गई भी थी या नहीं। गांव में औरत के गायब होने का मतलब सच की तलाश नहीं होता, बस इल्जाम की तकसीम होती है। मैं शहर में था, अकेला, बेबस और हर तरफ से बंद रास्तों के दरमियान फंसा हुआ। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मरियम के वालिद पर हमला हुआ था। वो जिंदा तो बच गए थे, मगर उनकी आवाज़ छीन ली गई थी और उनके कागजात बिखर गए थे। मरियम को दबाव के लिए इस्तेमाल किया गया। उसे एक रात खामोशी से घर से निकाला गया और फिर उसकी गुमशुदगी को उसके किरदार से जोड़ दिया गया। गांव वालों ने सुकून का सांस लिया कि मसला खत्म हो गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि मसला दफन हुआ है, खत्म नहीं। मैं उस वक्त वापस नहीं आ सका क्योंकि मुझे एक झूठे मुकदमे में उलझा दिया गया था और मुझे साफ लफ्जों में कहा गया था कि अगर गांव लौटे तो नुकसान सिर्फ मेरा नहीं होगा। साल गुजरते गए, मैंने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि शायद मैंने कमजोर फैसला किया, शायद मुझे जाना नहीं चाहिए था। मगर अब जब मरियम को अपने सामने देखता हूँ, उसके बाजुओं के निशान, उसकी आंखों का खौफ और उसकी खामोश समझदारी देखता हूँ, तो मुझे अंदाजा होता है कि ये सब किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये पूरे समाज की मुश्तरका बेहिसी थी। मरियम जिंदा रही क्योंकि वो खामोश नहीं थी। उसने देखा, सुना और याद रखा, और मैं वापस आया क्योंकि शायद अब वक्त था कि दफन किया गया सच दोबारा सांस ले। मैं सच के सामने खड़ा था, वो सच जो मैंने बरसों से दिल के किसी कोने में दफन कर रखा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं हूँ, पहचान रही हो? उसने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में हैरत और खौफ इकट्ठा था। उसके होंठ हिले मगर आवाज मुश्किल से निकली, तुम यहाँ? मैंने जमीन पर बैठते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ, ये घर मेरा है, हमारा था। वो दीवार के साथ लग गई जैसे किसी भी लम्हे भागने को तैयार हो। मैंने महसूस किया कि सिर्फ पहचान काफी नहीं, उसके अंदर कुछ और भी टूट चुका है।
मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने पहले बोतल देखी, फिर मेरी आंखों में झांका, जैसे इजाजत मांग रही हो। मैंने कहा, ले लो, यहाँ महफूज हो। उसने कांपते हाथों से बोतल दी, 2 घूंट पिए और फिर रुक गई। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने अचानक कहा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं चौंका। कौन? वो जल्दी से बोली, उनका नाम मत लो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये मेरा घर है, कोई नहीं आएगा। वो तलखी से हंसी। ये घर अब सिर्फ दीवारें हैं, हिफाजत नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी बातों में खौफ के साथ तजुर्बा भी है। ये वो मरियम नहीं थी जो मैं छोड़ कर गया था, वक्त ने उसे बदल दिया था। मैंने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? वो बोली, जितनी देर से ये घर खाली था, मुझे मालूम था कि तुम खरीदोगे। मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? वो नजरें चुराकर बोली, मुझे बहुत कुछ पता है जो तुम नहीं जानते। उसने बताया कि वो यहाँ अकेली नहीं रहती थी, कभी कभी रात को बाहर निकलती, कभी दिन में छुप जाती। उस कमरे में उसने खुद को इसलिए छुपाया क्योंकि यहाँ से सहन और गली दोनों नजर आती थी। वो हर आहट पहचानने लगी थी। मैंने इस दौरान खिड़की की तरफ देखा। वाकई वहां से बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था। उस लम्हे बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो फौरन साकत हो गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसने सरगोशी में कहा, वही है। मैंने दिल मजबूत किया और कहा, खामोश रहो। मैं आहिस्ता से खिड़की के पास गया। बाहर देखा तो गली में 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। वो कुछ देर के बाद आगे बढ़ गए। मैं वापस पलटा तो मरियम अभी भी दीवार से लगी बैठी थी। मैंने कहा, चले गए हैं। वो आहिस्ता से बोली, आर्जी तौर पर। उस लम्हे मुझे समझ आ गया कि ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। ये घर, ये वापसी और ये लड़की सब एक ही सिलसिले की कड़ियां थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सच मेरे सामने था और मरियम इस सच की जिंदा गवाह थी। मरियम के बाजुओं पर नील साफ दिखाई दे रहे थे, पुराने भी और कुछ ताज़ा भी, जैसे वक्त ने उन्हें भरने की इजाज़त ही न दी हो। उन निशानों को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये तकलीफ किसी एक लम्हे की नहीं, बल्कि एक सिलसिला है जो अरसे से चल रहा है। मैंने पानी उसके हाथ में दिया तो उसकी उंगलियां कप आ रही थीं। गिलास लबों तक पहुंचते पहुंचते हिलता रहा। उसकी सांस बेतरतीब थी, जैसे वो हर घूंट के साथ खुद को जिंदा साबित कर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही वो टूट गई। आंसू रुके बगैर बहने लगे और उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी को चीरती हुई निकली। वो बोली, मुझे छुपा लो प्लीज़। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे किसी भी लम्हे वो खुल जाएगा। वो सब माफिया वाले हैं, तुम नहीं जानते वो क्या कर सकते हैं। वो मुझे ढूंढ रहे हैं हर जगह। उसने जल्दी जल्दी अल्फाज अदा किए जैसे वक्त कम हो। मुझे यहाँ से ले चलो अभी, वरना मैं मर जाऊंगी। उसके अल्फाज में मुतालिबा नहीं, मजबूरी थी। मेरे जहन में सवालों का हुजूम था, मगर उसके खौफ ने हर सवाल को पीछे धकेल दिया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, पर्दे गिरा दिए। कमरे में रोशनी मध्यम हो गई, मगर इसके साथ ही एक आरसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी आया। मैंने कहा, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई, जैसे अब भी ज़मीन पर एतमाद नहीं कर पा रही हो। मैंने मेज़ पर पड़ा पुराना रुमाल उठाकर उसके बाजू के करीब रखा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, बस रख लो, काम आ जाएगा। उसने सर हिला दिया। कुछ देर के बाद मैंने किचन की तरफ जाकर फ्रिज खोला। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर मैंने बिस्किट का पैकेट निकाला और वापस आया। वो फर्श पर बैठी थी, नजरें दरवाजे पर जमी थी। मैंने बिस्किट उसके पास रखा। उसने एक उठाया, मगर खाने से पहले फिर बाहर की तरफ देखा। मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा, कम से कम अभी नहीं। उसने हल्की सी सांस ली, जैसे किसी ने बोझ कम कर दिया हो। इस दौरान बाहर से मोटरसाइकिल के गुजरने की आवाज़ आई। वो फौरन चौंक गई और मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, गली खाली थी। मैं वापस आया तो उसके हाथ अब भी मेरे बाजू पर थे। मैंने नरमी से कहा, ये बस रास्ते से गुजरा है। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया और नजरें झुका ली। मैंने महसूस किया कि उसे हर आवाज़ में खतरा सुनाई देता है। मैंने उससे कहा, हमें कुछ उसूल अपनाने होंगे। दिन में पर्दे बंद रहेंगे, रात को लाइट कम। वो फौरन बोली, और दरवाज़ा हमेशा बंद। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने मजीद कहा, किसी पर एतबार मत करना, यहाँ के लोग बोलते कम और देखते ज़्यादा है। उसकी बातों में तजुर्बा झलक रहा था। मैंने दिल में नोट किया कि अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं रहा, एक पनाहगाह बन चुका है। मैंने मोबाइल निकाला और खामोश मोड पर डाल दिया। उसने पूछा, किसी को बताया तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, और अभी नहीं बताऊंगा। वो पहली बार थोड़ी मुतमईन नजर आई। मैंने कहा, हमें तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी होंगी। वो बोली, मैं बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं ले आऊँगा रात में। उसने सर हिलाया,
जैसे उसके लिए यही मुमकिन हो। कुछ देर के बाद मैंने घर के पिछले हिस्से का जायजा लिया। वहाँ एक छोटा सा रास्ता था जो पुरानी दीवार के साथ साथ जाता था। मैं वापस आकर बोला, अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसने रास्ते को जहन में नक्श करते हुए कहा, हाँ, मगर सिर्फ आखिरी सूरत में। मैंने महसूस किया कि वो हर चीज को पहले से तोल चुकी है। शाम गहरी होने लगी तो मैंने लाइट जलाई, मगर कम रोशनी वाली। मैंने कहा, यह बेहतर है, बाहर से नजर नहीं आएगी। उसने इस बात में सर हिलाया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वो अक्सर शाम के बाद आते हैं। मैंने पूछा, यहाँ? वो बोली, करीब। वो देखते हैं कि कौन आता जाता है। मैंने फैसला किया कि आज रात कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। मैंने कमरे के कोने में बिस्तर बिछाया और कहा, तुम यहाँ आराम करो। वो हिचकिचाई, फिर बोली, और तुम? मैंने कहा, मैं बाहर रहूंगा। उसने फौरन कहा, अकेले मत रहना। मैंने कहा, दरवाजा दरमियान में है, आवाज आ जाएगी। उसने खामोशी से मान लिया। रात में बार बार गली की आवाजें आती रही। मैं हर बार खिड़की के पास जाकर देखता, फिर वापस आ जाता। एक बार किसी ने दूर से सीटी बजाई। वो चौंक कर उठ बैठी। मैंने कहा, यह आम बात है, मगर मैं खुद भी मोहतात था। मैंने दिल में सोचा कि ये सब महज छुपने का मामला नहीं, बल्कि वक्त के साथ एक मंसूबा भी बनाना होगा। उस रात मुझे नींद कम और पहरा ज्यादा नसीब हुआ। मैं जान चुका था कि हिफाजत अब महज लफ्ज नहीं रही, ये एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। मरियम की मौजूदगी ने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया था, मगर उसके साथ खतरा भी लौटा था। मैंने दिल में अहद किया कि जो भी सच इस दहलीज के पार है, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा, मगर पहले उसे महफूज रखना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास होने लगा कि मरियम के अंदर कोई ऐसा बोझ है जो वो बरसों से अकेली उठाए हुए है। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज तरतीब में नहीं आ रहे थे। मैंने उसे जल्दी पर मजबूर नहीं किया। बाहर रात की हवा दीवारों से टकरा रही थी और कमरे में मध्यम रोशनी थी। कुछ देर के बाद मरियम ने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, जैसे हर लफ्ज सोच समझ कर चुन रही हो। उसने बताया कि वो 10 साल तक गांव के किनारे छुपी रही, कभी खेतों के पास, कभी पुरानी कोठरियों में, और कभी ऐसे घरों में जिन्हें लोग भूल चुके थे। उसने कहा कि माफिया ने उसके खानदान को निशाना बनाया था, मगर यह हमला अचानक नहीं था, ये सब एक लंबे मंसूबे का हिस्सा था। वो बताने लगी कि उसके वालिद गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नेटवर्क को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे थे। यह नेटवर्क बाहर से छोटा लगता था, मगर इसकी जड़ें दूर तक फैली हुई थी। मरियम की आवाज़ कई जगह लड़खड़ा जाती, मगर वो खुद को रोक कर फिर बोलना शुरू कर देती। मैं खामोशी से सुनता रहा, दरमियान में टोकना मुनासिब ही नहीं समझा। उसने बताया कि कैसे वो रातों को जगह बदलती रही, कैसे उसे सीखना पड़ा कि कदमों की आवाज़ कैसे पहचानी जाती है और खामोशी में खतरा कैसे महसूस किया जाता है। वो कह रही थी कि कई बार ऐसा लगा कि अब बचना मुमकिन नहीं, मगर किस्मत ने हर बार कोई नया रास्ता दिखा दिया। मैंने उसकी बातों में तरतीब देखी, जैसे वो सिर्फ डरी हुई नहीं बल्कि तैयार भी थी। मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी, मगर इसके साथ एक अजीब सा तजस्सुस भी था कि आखिर ये सब किस हद तक फैला हुआ है। इसी दौरान उसने एक कपड़े के अंदर से एक डायरी निकाली। डायरी पुरानी थी, उसके किनारे घिसे हुए थे, मगर बंद मजबूत था। उसने उसे मेरे सामने रखते हुए कहा, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने डायरी को हाथ में लिया तो अंदाजा हुआ कि ये महज कागज नहीं बल्कि मालूमात का खजाना है। उसमें नक्शे बने थे, कुछ हाथ से, कुछ शायद बाद में शामिल किए गए। नाम दर्ज थे, तारीखें और निशानात जो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ इशारा करते थे। मैंने एक सफ़ा पलटा तो गांव के खुफिया कारोबार सामने आने लगे। ऐसे नाम जो आम लोगों के लिए इज्जतदार थे, मगर यहाँ इनके पीछे दूसरा चेहरा नजर आ रहा था। मरियम ने बताया कि ये सब उसके वालिद ने जमा किया था। वो अक्सर रात को खामोशी से निकलते, लोगों से मिलते और वापस आकर सब कुछ लिख लेते। मरियम ने कहा कि उसे शुरू में कुछ समझ नहीं आता था, मगर वक्त के साथ साथ वो भी इस काम का हिस्सा बन गई। उसने एक नक्शे की तरफ इशारा किया और कहा, यह रास्ता रात में इस्तेमाल होता है, दिन में बंद होता है। फिर एक और सफ़ा दिखाते हुए बोली, यहाँ सामान आता है, यहाँ से आगे जाता है। मैंने महसूस किया कि ये मालूमात महज गांव तक महदूद नहीं थी, ये एक बड़े रास्ते की कड़ियाँ थी जो शहर से बाहर तक जाती थी। मैंने खतरा महसूस किया, एक ऐसा खतरा जो अब सिर्फ मरियम तक महदूद नहीं रहा था। उसी वक्त बाहर से हल्की सी दस्तक की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक गए। मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा और आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया। दस्तक दोबारा नहीं हुई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, गली सुनसान थी। मैं वापस आया तो मरियम ने आहिस्ता से कहा, वो ऐसे ही आजमाते हैं, पहले आवाज़ फिर इंतज़ार। मैंने डायरी बंद की और उसे एक बैग में रख दिया। मैंने कहा, हमें इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। उसने फौरन जवाब दिया, मैं जानती हूँ एक जगह, मगर वहाँ पहुँचना आसान नहीं। मैंने पूछा, कितनी दूर? वो बोली, पैदल मुमकिन नहीं, रात में ही जाना होगा।
ہم نے بیٹھ کر راستوں پر بات کی۔ اس نے بتایا کہ کون سی گلیاں محفوظ ہیں اور کہاں لوگ بلا وجہ سوال کرتے ہیں۔ میں نے گھر کے نقشے کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے راستے ملائے۔ ہمیں ایک ایسا وقت چننا تھا جب نقل و حرکت کم ہو۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ مریم صرف معلومات ہی نہیں دے رہی تھی، وہ قیادت بھی کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی نہیں تھی جو کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے حالات سے سیکھا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈائری کو عارضی طور پر گھر کے پچھلے حصے میں ایک خفیہ جگہ پر رکھا جائے۔ میں نے پرانی اینٹوں کے پیچھے ایک کھوکھلا حصہ دکھایا۔ مریم نے سر ہلایا اور کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر نہیں۔ ہم نے ڈائری وہاں رکھی اور نشان ایسے مٹائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا کسی اور کو بھی یہ سب معلوم ہے؟ وہ بولی، کچھ لوگ تھے مگر اب یا تو خاموش ہیں یا غائب۔ میں نے اس کے لہجے میں حقیقت دیکھی۔ یہ سب صرف راز نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی جو اب ہمارے درمیان بانٹ دی گئی تھی۔ رات کے آخری پہر ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دور کہیں گاڑی کی لائٹ گزری اور پھر اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دل میں حساب لگایا کہ اگلے دن کیا کرنا ہے۔ یہ کھیل واقعی گاؤں سے بڑا تھا اور اب ہم اس کے اندر آ چکے تھے۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھی مگر پر اعتماد۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آگے کا راستہ خطرناک ہے، مگر پیچھے ہٹنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی میں نے صحن کے کونے سے جھانک کر باہر دیکھا تو فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ گلی کے موڑ پر دو آدمی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، پھر رکے، پھر واپس مڑے، جیسے کسی خاص نشان کے منتظر ہوں۔ چند لمحوں میں ایک اور سایہ سامنے والے گھر کے سائے میں آ کر کھڑا ہوا۔ ان کی نظریں تیز تھیں، ادھر ادھر نہیں بلکہ سیدھا ہمارے گھر کی سمت۔ ایسا لگا جیسے ہماری موجودگی کا انہیں پہلے سے اندازہ ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مریم کا چہرہ ایک دم سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے خوف کی شدت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ابھی نہیں، انتظار کرو۔ وہ بولی، یہ انتظار نہیں کرتے، یہ گھیرتے ہیں۔ اسی لمحے باہر ایک ہلکی سی سیٹی سنائی دی، جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب رکنا خطرناک ہے۔ ہم نے بھاگنے کا فیصلہ کیا مگر ایسے جیسے بھاگنا نظر نہ آئے۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور ہم اندر کے کمروں سے ہوتے ہوئے پچھلے دروازے تک پہنچے۔ پرانے خفیہ راستے ذہن میں ابھر آئے، وہی جن کا ذکر مریم نے کیا تھا۔ گاؤں کی تاریک گلیاں، تنگ موڑ اور دیواروں کے ساتھ چلنے کی عادت، یہ سب اب کام آنے والا تھا۔ ہم خاموشی سے نکلے، دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھسکائی، لکڑی کی چرچراہٹ کو ہاتھ سے دبا دیا۔ باہر قدم رکھتے ہی مٹی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، قدموں کی آہٹ روکے رکھی، سانس بھی ناپ تول کر لی۔ میں آگے تھا، مریم میرے پیچھے۔ ایک موڑ پر پہنچتے ہی میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ایک کتا بھونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ آواز ہماری سمت نہیں گئی۔ پیچھے سے سائے بڑھتے گئے۔ ایک آدمی نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، ہاں روشنی ابھی جلی تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا مگر میں نے قدم نہیں روکے۔ ہم چلتے رہے، دیواروں کے ساتھ ساتھ، پھر ایک ٹوٹے نالے کے پاس سے ہوتے ہوئے بائیں مڑے۔ مریم نے سرگوشی میں کہا، یہاں سے سیدھا نہیں، دائیں۔ میں نے اس کی بات مانی۔ اچانک ایک موٹر سائیکل قریب آ کر رکی، ہیڈ لائٹ گھومتی ہوئی ہمارے پیچھے پڑی۔ میں نے فوراً مریم کو ایک دروازے کے سائے میں کھینچ لیا۔ ہم دونوں ساکت ہو گئے۔ موٹر سائیکل چند لمحے رکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ ہم نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ گلیاں تنگ ہوتی گئیں، روشنی کم ہوتی گئی۔ ایک جگہ زمین نم تھی، قدم پھسلنے کا خطرہ تھا۔ میں نے ہاتھ پیچھے بڑھایا، مریم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ایک آدھی گری ہوئی دیوار کے پاس سے گزرے جہاں اینٹیں بکھری تھی۔ مریم نے آہستہ سے کہا، یہاں آواز مت کرنا، گونج جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ کچھ فاصلے پر ہمیں ایک اور دروازہ ملا۔ میں نے زور لگایا تو وہ ہلا نہیں۔ پیچھے سے آواز آئی، ادھر دیکھو۔ میں نے مریم کو ایک جھٹکے سے کھینچا اور ہم دیوار پھلانگ کر دوسری طرف اتر گئے۔ کپڑے اینٹوں سے اٹک گئے مگر ہم رکے نہیں۔ دوسری طرف ایک خالی صحن تھا، درمیان میں سوکھا کنواں۔ ہم اس کے کنارے سے دبے پاؤں نکلے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ کوئی کنویں کے اندر سے آواز دے رہا ہے مگر وہ محض ہوا تھی۔ ہم شہر کی طرف نہیں جا رہے تھے، مریم نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ شہر میں چہرے زیادہ اور راستے کم ہوتے ہیں۔ ہمارا رخ کھنڈر کی طرف تھا، وہ جگہ جہاں لوگ دن میں بھی کم جاتے ہیں۔ راستے میں ایک پرانی مسجد کے پیچھے سے گزرنا پڑا، وہاں روشنی جل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہاں رک جائیں۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا، یہاں سوال ہوتے ہیں۔ ہم آگے بڑھے، ایک آدمی نے دور سے آواز لگائی، کون ہے؟ میں نے مریم کو کھینچ کر زمین پر بٹھا دیا اور خود جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ وہ آدمی چند قدم آگے آیا، پھر واپس مڑ گیا۔ میں نے سانس بحال کی اور اشارہ کیا۔ ہم دوبارہ چل پڑے۔ کھنڈر کے قریب پہنچتے ہی ہوا بدل گئی، ٹھنڈی اور بھاری۔ ٹوٹے ستون، گرے ہوئے دروازے اور خاموشی، یہ سب ہمارے لیے ڈھال بن گئے۔
ہم اندر گھسے تو مریم نے آہستہ سے کہا، یہاں کا بھی دفتر تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کاغذوں کے ٹکڑے، ٹوٹی میز اور دیواروں پر مدھم تحریریں۔ میں نے کہا، یہاں رکو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ وہ بولی، اکیلے مت جانا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا، باہر سے آئے پھر نمودار ہوئے، مگر وہ کھنڈر کے اندر آنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ہم نے کمرے کے کونے میں پناہ لی۔ میں نے کہا، یہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، پھر راستہ بدلیں گے۔ مریم نے سر ہلایا۔ وہ جلدی ہمت نہیں کرتے مگر انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے خاموشی اختیار کی، باہر قدموں کی آوازیں آتی رہیں، پھر دور ہوتی گئیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کہا، اب ہم نے کنڈر کے پچھلے حصے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا راستہ تھا جو جھاڑیوں میں گم ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا، یہ ہمیں دور لے جائے گا۔ مریم بولی، ہاں، اور نشان بھی مٹ جائیں گے۔ ہم اندھیرے میں آگے بڑھے، نہ شہر کی طرف نہ کسی آباد جگہ کی سمت۔ یہ فرار نہیں تھا، یہ حکمت تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ نگرانی وقتی نہیں، مگر اس رات ہم بچ نکلے تھے۔ کھنڈر کے سائے ہمارے ساتھ تھے اور اندھیرے نے ہمیں اوڑھ لیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ہم آخرکار اس کھنڈر میں گھس آئے جس کی دیواریں اندھیرے میں بھی پہچانی جا سکتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹوٹے ہوئے فرنیچر کی بو اور نمی نے ہمارا استقبال کیا۔ کمرہ بظاہر ویران تھا مگر اس کی ترتیب ایسی تھی جیسے کبھی یہاں باقاعدہ کام ہوتا رہا ہو۔ ایک الٹی پڑی میز، دیوار کے ساتھ لگی زنگالود الماریاں اور فرش پر بکھرے کاغذ، سب مل کر کسی پرانے دفتر کا نقشہ بنا رہے تھے۔ مریم ایک دم رک گئی، اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے فوراً آنسو پونچھ لیے اور دھیمی آواز میں بولی، یہ میرے باپ کا دفتر ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ لگی ایک نشان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں بیٹھ کر کام کرتے تھے، رات گئے تک۔ مافیا کے خلاف جو کچھ جمع کرنا تھا اسی جگہ لکھا جاتا تھا، اسی لیے ان پر حملہ ہوا اور اسی لیے سب کچھ چھن گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد وہ 10 سال چھپی رہی جگہ جگہ، مگر اس دفتر کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ میں نے دیواروں کو غور سے دیکھا، کہیں پینسل سے بنے ہوئے چھوٹے نشان تھے، کہیں کیلوں کی سوراخ، فائلیں بکھری تھی، کچھ پھٹی ہوئی، کچھ نم سے خراب، اب بھی قابل مطالعہ تھے۔ میں نے ایک فائل اٹھائی تو اس میں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ملی۔ مریم نے چھک کر دیکھا اور کہا، یہ ان کا کوڈ تھا، سیدھی بات نہیں لکھتے تھے۔ ہم نے فائلوں کو ایک طرف سمیٹنا شروع کیا۔ ہر صفحہ وقت کی مار کا نشان تھا مگر معلومات باقی تھیں۔ میں نے کہا، یہ سب یہاں چھوڑنا خطرناک ہے۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر پہلے دیکھنا ہوگا کہ کیا بچا ہے۔ ہم نے جلدی جلدی جائزہ لیا۔ ایک الماری کے پیچھے سے ایک لکڑی کا بکس ملا، تالا ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اندر کچھ کاغذات، ایک پرانا نقشہ اور چند تصویریں تھیں۔ مریم نے ایک تصویر اٹھا کر کہا، یہ آخری میٹنگ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت نے سب کچھ توڑ دیا تھا مگر راز زندہ تھے اور وہ اب ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ اسی لمحے باہر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے فائلیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی اور کہا، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ ہم نے دستاویزات کو ایک بار پھر غور سے پڑھا۔ نام، تاریخیں اور لین دین کی تفصیل واضح تھی۔ یہ کوئی اندازے نہیں تھے، باقاعدہ ریکارڈ تھا۔ مریم کے باپ نے سچ جمع کیا تھا، ایک ایک کڑی جوڑی تھی، مگر اسے پیش کرنے سے پہلے ہی اسے ہرا دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب اگر باہر آ گیا تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ مریم نے جواب دیا، اسی لیے وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے فوراً منصوبہ بنانا شروع کیا۔ مافیا کو دھوکہ دینا تھا مگر سیدھا ٹکراؤ نہیں کرنا تھا۔ راز محفوظ رکھنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ میں نے تجویز دی کہ اصل دستاویزات یہاں سے ہٹا دی جائیں اور نقول الگ جگہ رکھی جائیں۔ مریم نے بتایا کہ ایک محفوظ جگہ ہے مگر وہاں پہنچنے کے لیے وقت اور خاموشی دونوں درکار ہیں۔ ہم نے سامان سمیٹا، غیر ضروری کاغذات وہیں چھوڑ دیے اور اہم فائلیں بیگ میں رکھ لیں۔ اسی دوران باہر کے قدموں کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ مریم نے سرگوشی میں کہا، وہ آ گئے ہیں۔ میں نے لائٹ بند کی اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد سائے دیوار پر حرکت کرنے لگے۔ مافیا کے لوگ نمودار ہو گئے تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کی جانچ کر رہے ہیں مگر اندر آنے سے پہلے اطمینان چاہتے ہیں۔ وقت کم تھا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ پچھلے راستے سے نکلنا ہے۔ ہم دبے پاؤں کمرے کے پچھلے حصے کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جو جھاڑیوں کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابھی۔ ہم باہر نکلے اور فوراً دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اندر سے آواز آئی، یہاں کچھ ہے، دیکھو۔ ہم نے سانس روکے رکھی۔ چند لمحے کے بعد وہ آوازیں دوسری سمت چلی گئی۔ ہم نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے مگر خاموشی کے ساتھ آگے بڑھے۔ میں نے دل میں حساب لگایا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ عقل ہی ہماری ڈھال تھی اور اسی پر ہمیں انحصار کرنا تھا۔ یہ اب صرف بچنے کا معاملہ نہیں رہا تھا بلکہ سچ کو صحیح وقت پر سامنے لانے کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ ہم نے دستاویزات کو ایک ایک کر کے پھیلایا
और ज़मीन पर रख दिया ताकि जल्दी जायज़ा लिया जा सके। कागज़ों पर दर्ज नाम, तारीखें और लेन देन के इंदराज इस कदर वाज़े थे कि किसी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं थी। मरियम ने एक सफ़ा मेरी तरफ सरकाते हुए कहा, ये वो दिन है जब पहली तरसील हुई थी। इसी के बाद दबाव बढ़ा। मैंने सर हिलाया और अगला सफ़ा पलटा, जहाँ रास्तों की निशानदही थी और किनारों पर मुख्तसर नोट लिखे थे। सब कुछ मुनज़्ज़म था, जैसे किसी ने पहले ही तय कर रखा हो कि ये सच कब और कैसे सामने आना है। मरियम के बाप ने बरसों मेहनत करके ये सब जमा किया था। वो सच को एक जगह इकट्ठा करते रहे, मगर उसे पेश करने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। मरियम ने कहा, उन्होंने आखिरी लम्हे तक हिम्मत नहीं हारी, मगर निज़ाम उनके खिलाफ था। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा, हम वही गलती नहीं करेंगे। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, इसीलिए हमें उन्हें धोखा देना होगा, सीधा मुकाबला नहीं। हमने फौरी मंसूबा बनाया। असल दस्तावेजात को एक जगह रखना खतरनाक था, इसीलिए हमने फैसला किया कि उन्हें तकसीम किया जाए। मैंने कहा, 2 नकुल बनाएंगे, एक यहाँ से फौरन हटा देंगे, दूसरी किसी ऐसे मकाम पर जहाँ कोई शक न करे। मरियम ने बताया कि एक पुराना ज़ख़ीरा खाना है जहाँ लोग अब कम ही जाते हैं। मैंने नक्शे पर उंगली रखते हुए रास्ता देखा और कहा, यहाँ से निकलना आसान होगा, मगर वक्त कम है। हमने सामान समेटना शुरू किया। मैंने अहम कागजात बैग में रखे और गैर ज़रूरी सफ़ात अलग किए। मरियम ने एक छोटी डायरी जेब में रखी और कहा, यह खुलासा है, अगर कुछ हो जाए तो ये काम आएगा। मैंने कहा, एहतियात रखो, अब हर चीज़ मायने रखती है। उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ें करीब आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के सामने रुका हो। मरियम ने सरगोशी में कहा, वो दरवाज़ा तोड़ सकते हैं। मैंने लाइट बिल्कुल बंद कर दी और बैग कंधे पर डाला। दरवाजे की दूसरी तरफ बातों की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। किसी ने कहा, यही है, निशान मिल रहा है। वक्त वाकई कम था। मैंने मरियम का हाथ पकड़ा और पिछले रास्ते की तरफ इशारा किया। हम आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लगकर चले। एक तख्ता चरचराया तो मैं रुक गया। मरियम ने फौरन उस पर पाँव का वजन कम कर दिया। हम सांस रोके खड़े रहे। फिर जब आवाज़ें ज़रा दूर हुई तो आगे बढ़े। हम बाहर निकले तो झाड़ियाँ हमारे लिए पर्दा बन गई। मैंने कहा, दाएं नहीं बाएं। मरियम ने इस बात में सर हिलाया। पीछे से किसी ने कहा, उधर देखो। हमने रफ्तार बढ़ाई, मगर शोर नहीं किया। एक जगह ज़मीन धंसी हुई थी। मैंने मरियम को पहले उतरने का इशारा किया और फिर खुद उतरा। उसने कहा, यह रास्ता हमें सामने वाले खुले हिस्से से बचा लेगा। चंद लम्हों के बाद हम एक निस्बतन महफूज जगह पर पहुंच गए। मैंने बैग खोलकर कागजात चेक किए, सब ठीक थे। मरियम ने कहा, अब अगला कदम? मैंने जवाब दिया, अब हम निशान बदलेंगे। हमने रास्ता घुमाया, कुछ देर रुके, फिर मुख्तलिफ गली से निकले ताकि ताक़ुब उलझ जाए। मैंने कहा, यहाँ से सीधा नहीं, 2 मोड़ बदलेंगे। वो बोली, मैं जानती हूँ, यहाँ एक पुराना दरवाज़ा है। हमने उस दरवाजे के पीछे चंद मिनट इंतज़ार किया। बाहर कदमों की आवाज़ें आती रही, फिर धीरे धीरे कम हो गई। हमने दरवाज़ा खोला और खामोशी से आगे बढ़ गए। एक मकाम पर मैंने बैग मरियम को दिया और कहा, अब तुम लेकर चलो, मैं पीछे देखता हूँ। उसने कहा, ठीक है, मगर अकेला मत रहना। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। हम महफूज जगह तक पहुंचे तो मैंने बैग रखा और कहा, यहाँ कुछ देर रहेंगे, फिर अगला मरहला। मरियम ने नक्शा निकाला और बोली, यहाँ से अगर कुछ हुआ तो मुतबादिल रास्ता है, हम हर इम्कान के लिए तैयार रहेंगे। बाहर खामोशी थी, मगर हमें मालूम था कि ये खामोशी आर्जी है। मैंने आखिरी बार कागजात पर नजर डाली और कहा, यह सच अब हमारे पास है, मगर वक्त हमारा इम्तहान लेगा। मरियम ने जवाब दिया, वक्त कम है मगर अकल काफ़ी है। हमने फैसला किया कि अगला कदम तब उठाएंगे जब निगरानी कम हो। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि बचाव की इस दौड़ में जज्बात नहीं, मनसूबाबंदी हमें आगे ले जाएगी। अकल ही हमारी ढाल थी और उसी ढाल के सहारे हमने अगला दिन देखने का इरादा कर लिया। मैंने मरियम का हाथ मजबूती से थामा। उसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर गिरफ्त में कमजोरी नहीं थी। उसकी आंखों में खौफ के साथ हौसला साफ दिखाई दे रहा था। हमने एक दूसरे को देखा तो अल्फाज की जरूरत ही नहीं रही। फैसला हो चुका था, अब अकेले नहीं लड़ेंगे, जो भी होगा साथ होगा। मैंने आहिस्ता से कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। मरियम ने सर हिलाकर जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, बस सही कदम उठाना है। हमने फौरी तौर पर अगले इक़दाम तय किए। पिछली रात के ताक़ुब के बाद ये वाज़ेह हो चुका था कि वक्त हमारे खिलाफ है, मगर जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। मैंने कहा, हम सबूत एक जगह नहीं रखेंगे। मरियम ने नक्शा खोल कर कहा, मैंने रास्ते तकसीम कर दिए हैं, अगर एक बंद हुआ तो दूसरा खुला रहेगा। हमने बैग की तरतीब बदली, कागजात अलग अलग पैक किए और निशान मिटाने के लिए रास्ता बदलने का मंसूबा बनाया। हम अंधेरे से निकले। गली के आखिरी मोड़ पर एक गाड़ी रुकी। हम साकत हो गए। मैंने मरियम को दीवार के साए में ले जाकर खड़ा किया। ड्राइवर ने फ़ोन पर कुछ कहा और गाड़ी आगे बढ़ गई। हमने सायों को पीछे छोड़ा
और कदम आगे बढ़ाए। मैंने कहा, अब वो हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे सोचेंगे। मरियम ने जवाब दिया, इसी में हमारी जीत है। दफ्तर का राज हमारे पास था, मगर उस राज को महफूज रखने के लिए सिर्फ छुपना काफी नहीं था। हमने फैसला किया कि मालूमात को मरहलावार बाहर लाया जाएगा। पहले उन नामों को अलग किया जाएगा जो गांव से जुड़े हैं, फिर रास्तों की तस्दीक होगी और आखिर में लेन देन की कड़ियां सामने लाई जाएंगी। मैंने कहा, हम एक साथ सब नहीं खोलेंगे, दबाव बनाएंगे। मरियम ने कहा, और सबूतों को खुद बोलने देंगे। हम एक निस्बतन महफूज मकाम पर रुके। मैंने फोन ऑन किया मगर कॉल नहीं की, सिर्फ वक्त देखा और दोबारा बंद कर दिया। मरियम ने पूछा, किसी पर भरोसा करेंगे? मैंने कहा, सिर्फ तरीके पर, आदमी पर नहीं। उसने सर हिला दिया। हमने कागजात की आखिरी जांच की, तारीखें मिलाई, निशानात दोबारा देखे, सब कुछ तरतीब में था। रास्ते में एक जगह हमें रुकना पड़ा। 2 आदमी सामने से आ रहे थे। मैंने मरियम को इशारा किया और हम पीछे हटकर दूसरी गली में दाखिल हो गए। मरियम ने आहिस्ता से कहा, यही वो चाल है जो इस्तेमाल करते हैं, सीधा नहीं, मोड़ पर। मैंने कहा, हमने मोड़ पहले बदल दिया है। हमने रफ्तार बढ़ाई मगर शोर नहीं किया। कुछ फासले पर वही पुराना दरवाजा था जिसके पीछे हमने खुद को चंद मिनट के लिए दुनिया से काट लिया था। मगर इस बार बाहर की खामोशी सिर्फ खतरे टलने की नहीं थी, बल्कि एक नए मरहले के आगाज की खबर दे रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, मरियम ने बैग मजबूती से पकड़ा और हम आगे बढ़े। अब हमारे कदमों में पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि सब आसान हो चुका है। मोहब्बत ने हमें जोड़ रखा था, मगर अकल मुसलसल खबरदार कर रही थी कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। हम कुछ ही दूर रह गए थे कि मरियम रुक गई। उसने मेरी कलाई पकड़ी और धीमी आवाज में कहा, अगर हमने अब भी गलत फैसला किया तो सिर्फ हम नहीं, हमारे घर वाले भी लपेट में आ जाएंगे। उसे एक जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैंने पहली बार सोचा कि इस सच की कीमत सिर्फ हमारी जान नहीं, हमारे खानदानों की खामोश जिंदगी भी हो सकती है। मैंने उसे अपने करीब किया और कहा, इसीलिए हम जल्दी नहीं करेंगे और अकेले भी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में शक भी था और भरोसा भी। हमने अगली सुबह के लिए जो इशारे छोड़ने का फैसला किया था वो सिर्फ माफिया के लिए नहीं थे, वो गांव के उन लोगों के लिए भी थे जो बरसों से दोहरी जिंदगियां गुजार रहे थे। मरियम ने बताया कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार भी इस खेल का हिस्सा रहे हैं। किसी ने खौफ में, किसी ने लालच में। ये सुनकर मुझे शदीद धचका लगा, क्योंकि मैं जिन्हें खानदान समझता था वही सच के सबसे बड़े दुश्मन निकले। यही वो मोड़ था जहां ये कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं रही, खानदानी वफादारी की आजमाइश भी बन गई। इसी दौरान एक नया मसला खड़ा हो गया। मेरे अपने घर से खबर आई कि मेरी माँ बीमार है और गांव में अफवाहें फैल रही हैं कि मरियम की वापसी किसी बड़ी मुसीबत की अलामत है। मैंने महसूस किया कि हमारे माशरे में औरत का कसूर उसके जिंदा बच जाने से भी साबित कर दिया जाता है। मरियम ने यह सुना तो खामोश हो गई। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अलग हो जाऊं, तुम्हारी माँ। इस जुमले ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने पहली बार सख्त लहजे में कहा, यह सोच भी मत। मसला तुम नहीं हो, मसला वो सोच है जो औरत को बोझ समझती है। हम गांव के करीब पहुंचे तो हमें अंदाजा हुआ कि अब लड़ाई सिर्फ माफिया से नहीं, रिवायतों से भी है। मरियम का एक पुराना रिश्तेदार हमारे रास्ते में आया और उसने साफ कह दिया कि अगर हमने ये सब आगे बढ़ाया तो खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा। मैंने जवाब दिया, नाम उस दिन बदनाम हुआ था जब जुल्म पर खामोशी इख्तियार की गई थी। ये वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि मरियम के कंधों से एक पुराना बोझ उतर रहा है। वो पहली बार सीधी खड़ी हुई और उसने खुद कहा, मैं अब किसी के नाम की कीमत पर अपनी खामोशी नहीं बेचूंगी। कोई बड़े वादे नहीं थे, बस मुश्किल लम्हों में एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लेना, खामोशी में साथ बैठ जाना और आंखों में वो सवाल पढ़ लेना जो जबान पर ना आ सके। एक रात मरियम ने कहा, हमने मोहब्बत ऐसे वक्त में चुनी है जब लोग सहूलत चुनते हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसीलिए ये मोहब्बत कमजोर नहीं होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।